चलिए देखते हैं अब नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ। सामान्य विधियों के बाद नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ में है सबसे पहले बजट नियंत्रण। कंपनी का प्रबंधक कोई भी काम करने से पहले या उत्पादन करने से पहले एक बजट तैयार करता है कि मुझे कम से कम माल के संबंध में, मशीन के संबंध में या कर्मचारियों के वेतन को लेकर लगभग मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर वो माल खरीदने से लेकर उत्पादन करने तक एक उसने बजट बनाया कि 10 लाख रुपए जो है अनुमानतः राशि खर्च होगा और इसी में मेरा वस्तु बनकर तैयार हो जाएगा। और जब उत्पादन होता है और मान लो कि 10 लाख का उसने बजट बनाया था, लेकिन 10 लाख से ऊपर 15 लाख रुपए लग गया वहाँ पर, तो वो देखता है यहाँ पर कि पैसा अधिक लगा तो क्यों लगा, किस जगह जो मैं अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, ये अनुमान लगाता है। और फिर जिन दोषों के कारण या जिन कमियों के कारण वहाँ पर पैसे का दुरुपयोग हुआ, वहाँ पर उस पैसे को फिर से उसका दुरुपयोग ना हो, उस पर नियंत्रण करता है ताकि आने वाले समय में जो वो बजट बनाए उस बजट में ही वस्तु बनकर तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से जो नियंत्रण किया जाता है उस नियंत्रण को बोलते हैं अपन बजट नियंत्रण। जैसे मान लीजिए हम जो है सामान लेने के लिए जाते हैं, कभी भी अपने घर के सामान लेने के लिए जाते हैं तो एक बजट बनाते हैं हम, और एक बजट हमारा तैयार हो जाता है कि जो है हमारा 5,000 रुपये में इतना सामान हमारा हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद 5,000 से बढ़कर 7,000 जब रुपये हमारा लग जाता है और 2,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा देना पड़ गया, तब अगर हम देखते हैं कि कहाँ पर अतिरिक्त खर्च हुआ। जो मैंने लिस्ट बनाया था उसके हिसाब से तो 5,000 रुपये का खर्च हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 7,000 रुपये खर्च हुआ। तो क्यों हुआ, 2,000 कहाँ गया। और जब देखते हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो लिस्ट में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उसको वहाँ पर खरीद लिया। तो ये अनावश्यक खर्च जो हो गया, तो आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो यह सोचकर हम नियंत्रण करते हैं। और फिर जब अगली बार जाते हैं सामान लेने के लिए तो 5,000 रुपये का जो हमारा बजट होता है उस बजट में ही हम अपने सामान को लेकर आ जाते हैं। वही काम करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। और इसी को बोलते हैं अपन कौन सा नियंत्रण, बजट नियंत्रण। जब बजट पर नियंत्रण हो जाएगा तो अपने आप हमारे लागत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आई बात समझ में। दूसरा होता है यहीं पर लागत नियंत्रण। बजट के बाद लागत, पैसा लगा दिए हम, उसके हिसाब से बजट बना था, उसके हिसाब से पैसा लगा दिए, माल खरीद लिए, उत्पादन शुरू हो गया। अब उत्पादन जब शुरू होगा तो लागत पर नियंत्रण करने के लिए कंपनी लागत पर नियंत्रण करेगा कौन, कंपनी का प्रबंधक। अब लागत पर नियंत्रण कैसे होगा, तो पिछला रिकॉर्ड जो होगा उस रिकॉर्ड को रखेगा हमेशा संभाल कर। अब मान लीजिए पिछले बार उसने 10 लाख रुपए लगाया था, तो वस्तु बनने में पैसा खर्च हुआ 10 लाख, और उसको जब मार्केट में बेचा गया था तो हमको 18 लाख की प्राप्ति हुई, मतलब 8 लाख रुपए हमको जो है लाभ हुआ। अब इस बार जब वस्तु बनाया गया तो उस रिकॉर्ड से तुलना करेगा कि 10 लाख की जगह मान लीजिए 12 लाख लग गया, तो देखेगा यहाँ पर कि 12 लाख लगा, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहाँ लगा, सामग्री का नुकसान कहाँ पर किया गया, कहाँ पर जो है सामग्री बनाया गया सही नहीं बना तो फिर से उसको रिजेक्ट किया गया, फिर नई वस्तु बनाई गई, और ऐसे करते करते जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए हमारा एक्स्ट्रा लग गया। खोजबीन पर मालूम चला तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा कौन, कंपनी का प्रबंधक, ताकि आने वाले समय में जो पहला लागत था हमारा 10 लाख या तो उससे कम हो जाए, या 10 लाख ही आए लेकिन 12 लाख ना जाए। तो लागत पर नियंत्रण करने से क्या होगा, वस्तु का मूल्य कम से कम होगा। जब वस्तु का मूल्य कम से कम होगा तो मार्केट में विक्रय मूल्य भी कैसा होगा, कम। और जब विक्रय मूल्य मार्केट में कम होगा तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसी के लागत पर नियंत्रण करने के लिए क्या करता है कंपनी का प्रबंधक, एक रिकॉर्ड बनाकर रखता है। हर वर्ष का रिकॉर्ड रहता है उसके पास कि पिछले साल मैंने कितना लागत लगाया, कितना लाभ हुआ, इस साल वस्तु का निर्माण हुआ तो कितना लागत लगा, तो पिछले साल की अपेक्षा कम लगा कि अधिक लगा, अधिक लगा तो क्यों अधिक लगा, उस कारण को ढूंढेगा और उस पर नियंत्रण करेगा। और कम लगा तो और कोशिश करेगा कि कहाँ पर मैं सुधार किया था कि लागत कम हो गई, तो आने वाले समय में और लागत कम हो जाए, इस पर विशेष ध्यान देगा। आ रही बात में। तो लागत नियंत्रण। उत्पादन नियंत्रण, जब वस्तु का निर्माण किया जाता है तो निर्माण मांग के आधार पर किया जाता है। तो बिना सोचे समझे वस्तु का निर्माण यहाँ पर नहीं किया जाता है। सबसे पहले कंपनी का प्रबंधक अपने अधिकारियों के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से मार्केट में पता कर लेता है या फिर ऑर्डर ले लेता है
कि मार्केट में किस प्रकार के वस्तु की मांग कितनी है, और उनको एक मोटा हिसाब मिल जाता है कि हाँ इतना टन माल बनेगा तो मार्केट में खपत हो जाएगा, बिक जाएगा, और हमारे गोदाम पर या बना हुआ माल गोदाम में एकत्रित नहीं रहेगा। और इस प्रकार से पता करने के बाद जब वस्तु का निर्माण करता है तो पूरे की पूरी सामग्री मार्केट में बिक जाती है और गोदाम में कोई भी सामग्री वहाँ पर इकट्ठा नहीं रहती। तो यह उत्पादन पर नियंत्रण हुआ। वही अगर नियंत्रण नहीं करता और केवल आदेश देता अपने कर्मचारियों को वस्तु का निर्माण करो, रोज वस्तु बनवा रहा है लेकिन उसकी मांग के बारे में पता नहीं किया, और बाद में हमको क्या मालूम चला कि लोगों की मांग जो है अब कम हो गई है। जिस वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं उस प्रकार की वस्तु को खरीदने वालों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बिना सोचे समझे हम उत्पादन करवा दिए, और उत्पादन होने के बाद सामग्री मार्केट में कोई लिया नहीं, बिका नहीं, तो अनावश्यक सामग्री हमारे गोदाम में फंसा रहेगा पूंजी के रूप में, और ऐसी दशा में हमको या तो उसको कम से कम मूल्य में बेचना पड़ेगा या फिर हमको हानि का सामना करना पड़ेगा। ये नौबत आ जाती है। इसलिए उत्पादन करने से पहले उत्पादन पर नियंत्रण करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। कैसे नियंत्रण करेगा? तो मांग को देख लेगा, पहले मार्केट में पता करवा लेगा अपने अधिकारियों एजेंटों के माध्यम से, उनसे बड़े बड़े व्यापारियों से ऑर्डर ले लेगा, और उसके हिसाब से जितना ऑर्डर है उसके हिसाब से वस्तु का निर्माण जब करता है तो उत्पादन पर नियंत्रण हो जाता है और सारी की सारी सामग्री मार्केट में बिक जाती है, और किसी प्रकार से भी हमको यहाँ पर हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो यह है उत्पादन नियंत्रण। इसके बाद होता है किस्म नियंत्रण। जब वस्तु बनती है या बनाया जाता है तो वहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है प्रबंधक के द्वारा, जिसका काम होता है बनी हुई वस्तु की किस्म की जांच करना। वस्तु अगर अच्छे किस्म की बन रही है तो ठीक, लेकिन जैसे ही देखा उसने यहाँ पर घटिया किस्म का वस्तु बना है, सही वस्तु नहीं बना है, तुरंत उसे रिजेक्ट करवा देता है ताकि बाद में अधिक नुकसान ना हो, और वहां पर आदेश देकर फिर से उस वस्तु का निर्माण करवाता है। कारण घटिया किस्म का माल अगर हम बना देंगे मार्केट में पहुंच जाएगा तो लोग एक बार तो खरीद लेंगे कंपनी का नाम देखकर, लेकिन जब उसके जो लाभ मिलना चाहिए वो क्वालिटी जब नहीं होगा वहां पर, तो आने वाले समय में कंपनी का कोई भी माल वहां पर नहीं खरीदेगा कोई भी, तो हमको हानि का सामना होगा। एक बार तो हम लाभ कमा लेंगे लेकिन आने वाले समय में हमको हानि का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए प्रबंधक तुरंत क्या करवाता है, वहां पर किस्म नियंत्रण करवाता है, मतलब उत्पादन की गई सामग्री की जांच करवा लेता है कि उत्पादन की गई सामग्री ठीक प्रकार से बन रही है कि नहीं, उसमें क्वालिटी है कि नहीं, और जब क्वालिटी सही रहता है उसी सामग्री को पैक करके आगे भेजा जाता है, और जिसमें क्वालिटी नहीं रहता है उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि हमारी ख्याति बनी रहे। इसलिए लाभ कमाने के लिए, ख्याति बनाए रखने के लिए, अपना प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक क्या करता है, उत्पादन पर भी किस्म पर भी नियंत्रण करवाता है। ठीक, अब जैसे बड़े बड़े जॉब होते हैं जो पाइप वगैरह बनते हैं, गैस पाइप वगैरह, तो वहाँ पर उसका नियंत्रण होता है। उस पाइप का एक्सरे के माध्यम से जांच की जाती है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं रह गया, और जो इस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि एकदम बारीकी से चेक करे उस बॉयलर में या उस पाइप में कि कहीं कोई बारीकी से कोई छेद तो नहीं है, और उसको देखने के बाद जब वो सही होता है तब उसे ओके किया जाता है, फिर उसे मार्केट में भेजा जाता है, बेचा जाता है, या जिसका ऑर्डर है उसे वहाँ पर दिया जाता है ताकि कोई दुर्घटना वहाँ पर ना हो। अगर बिना चेक किए अगर हम भेज देंगे तो कोई घटना हो जाएगी तो हमारी कंपनी बदनाम हो जाएगी। तो देखते हो कंपनी में जो बड़े बड़े जॉब बनते हैं सबका जांच होने के बाद ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर किस्म नियंत्रण। हरी भाषा में तो चाहे एक छोटा सा प्रेस हो, चाहे एक बल्ब हो, चाहे कोई भी अन्य सामान हो, उसके पहले किस्मों की जांच की जाती है। जांच करने के बाद जब वो सही पाया जाता है तभी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचा जाता है ताकि हमारी ख्याति वहाँ पर बनी रहे। आई बात समझ में? तो ये है हमारा कौन सा नियंत्रण, किस्म नियंत्रण। किस्म नियंत्रण के बाद आता है हमारे यहाँ पर वित्तीय नियंत्रण। वित्त पर नियंत्रण करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक, ताकि कंपनी कर्ज में ना डूबे। वित्त के तो कई साधन है, अंशों का निर्गमन कर दो पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, ऋण पत्रों का निर्गमन कर दो पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, तो पैसा तो मिल जाएगा अंश के माध्यम से, ऋण पत्रों के माध्यम से, लेकिन जो व्यक्ति अंश खरीदेगा पैसा लगाएगा उसको हमको लाभांश देना पड़ेगा।
जो व्यक्ति कंपनी को ऋण के रूप में राशि देगा उसको हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो कंपनी के प्रबंधक का यही कोशिश होता है कि कम से कम मात्रा में लोगों से ऋण लिया जाए, अपने पास जो पूंजी है उस पूंजी के माध्यम से ही उत्पादन किया जाए ताकि कंपनी कर्ज में ना डूबे। उसी को बोलते हैं वित्त नियंत्रण। तो इस वित्त पर नियंत्रण कौन करवाता है? कंपनी का प्रबंधक। घर में हम सामान लेते हैं तो अपना वित्त पर नियंत्रण करते हैं। ये नहीं कि हमारे पास 10,000 रुपये है और हम 20,000 का सामान ले लिए, तो ऐसी दशा में हम कर्ज में डूब जाएंगे और धीरे धीरे कर्ज में डूबते जाएंगे तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, हम कर्जदार बनकर रह जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने वित्त पर स्वयं नियंत्रण करना पड़ेगा कि मेरे पास 10,000 रुपये है तो मैं 8,000 में ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लूँ, 2,000 रुपये भविष्य के लिए रख लूँ ताकि बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से वित्त पर नियंत्रण कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। कि हमारे पास जितनी पूंजी है उस पूंजी से ही उत्पादन किया जाए और लाभ कमाया जाए, किसी अन्य व्यक्ति से अनावश्यक खर्च के लिए या अनावश्यक दिखावा करने के लिए अधिक पूंजी लगाने की कोशिश ना करें, अंशों का विक्रय ना करें अधिक से अधिक मात्रा में, ना ही लोगों से अधिक मात्रा में ऋण लें। कोशिश यही करना चाहिए कि जो हमारे पास पूंजी है उस पूंजी से ही हम क्या करें? वस्तु का उत्पादन करें। ये काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक, ताकि लागत कम से कम आए। लागत कम होगा तो वस्तु का मूल्य कम होगा, वस्तु का मूल्य कम होगा तो मार्केट में अधिक से अधिक मात्रा में विक्रय होगा, और विक्रय जब अधिक मात्रा में होगा कम लाभ लेने के बावजूद तो भी कंपनी को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। ये नियंत्रण होता है। कौन सा नियंत्रण? वित्त नियंत्रण। और एक होता है समविच्छेद बिंदु नियंत्रण। समविच्छेद बिंदु नियंत्रण क्या है? जब कंपनी का प्रबंधक वस्तु का निर्माण करता है और निर्माण करने के पीछे जब मान लो वहां पे लागत लग गया 10 लाख रुपए और वहां पर उसने उसका एंट्री नहीं किया और मार्केट में जब वस्तु को बेचा तो भी जो है उसको बेचने के बाद भी कितना मिला? केवल 10 लाख रुपए। तो कंपनी के प्रबंधक के द्वारा उत्पादन करने के बाद जब वस्तु का मार्केट में विक्रय किया गया और ऐसी दशा में कंपनी को ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, उसको बोलते हैं समविच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? समविच्छेद बिंदु। तो ऐसी दशा में यहाँ पर नियंत्रण करना पड़ता है किसको? कंपनी के प्रबंधक को। क्या नियंत्रण? वस्तु के निर्माण में कितना पूंजी लगा, कितनी लागत आई, और उत्पादन होने के बाद जितना लागत आया उसमें कुछ परसेंट लाभ जोड़कर उसका विक्रय मूल्य तय करेगा, और तय करने के बाद जब मार्केट में बेचेगा तो हमको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। यही करते हैं व्यापारी लोग। यही तो है समविच्छेद बिंदु। हम 10 रुपए में खरीद कर लाए और 10 रुपए में बेच दिए तो क्या मिला? हमको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जब 10 रुपए की वस्तु पड़ रही है तो हमको वहाँ पर देखना पड़ेगा ये वस्तु खरीदने में 10 रुपये लगा है तो मैं इसे 11 में बेचूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और 1 रुपये जोड़कर उसको 11 रुपये में जब बेचेंगे तो हमारा लागत भी निकल जाएगा और हमको लाभ की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इस पर नियंत्रण कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। तो ये सब हमारी विशिष्ट विधियाँ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आता है? तो ये है हमारा नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ। ठीक है, समझ गए सर? ठीक।